हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के संबंध में सीडीपी की क्लास फर्स्ट देने जा रहे हैं। देखेंगे दोस्तों, जिसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के कंबाइंड सीडीपी दोस्तों हम इसमें देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है दोस्तों? क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति है, या वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति होना। क्या होगा? विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति होना। चलिए, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को हैं? केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है क्या? पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है? विकास हमेशा निरंतर होता है या विकास हमेशा अनिरंतर होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। कौन विकास को प्रभावित करता है दोस्तों? पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकास बहुत छोटे बालकों के लिए दोस्तों छोटे बालकों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? यानी जहाँ से बच्चे अपने समाजीकरण का शुरुआत करते हैं उस संस्था को बताना है दोस्तों। तो क्या यह संस्था मुद्रा संचार है, धार्मिक संस्था है, विद्यालय है, या तत्कालीन परिवार है दोस्तों? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा तत्कालीन परिवार है। क्या है दोस्तों? तत्कालीन परिवार। सामाजिक प्राथमिक संस्था क्या है? तत्कालीन परिवार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति कहलाती है। क्या कहलाती है ये बताना। जो जीन पियाजे इनके विचार की संगठित प्रणाली व्यक्ति और उनके सोचने से संबंधित वस्तु और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने सोचने की स्वीकृति क्या कहलाती है? क्या दोस्तों यह उन्नायक आयोजक कहलाती है, या संहिता कहलाती है, या उपकरण कहलाता है, या स्कीमा कहलाता है? बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्कीमा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं दोस्तों? यानी किस चरण में दोस्तों बच्चे जो है दूसरे की बातों को और दूसरे के दृष्टिकोण को उसको कब समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, उस अवस्था को बताना है दोस्तों। तो क्या यह उत्तर पारंपरिक अवस्था है, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था होगी, जिसमें बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद क्या है?
तो क्या यह उत्पाद आनुवांशिक स्वभाव है, या केवल अवलोकन और अनुकरण है, या सामाजिक संपर्कता है, या अस्मिता निर्माण है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा सामाजिक संपर्कता होगा। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का जो उत्पाद है उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक संपर्कता कहते हैं। चलिए दोस्तों, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां, दोस्तों मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों में हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? तो क्या यह जेरोम ब्रूनर जी का है, या डेविड ओसोवेल का है, या जीन पियाजे का है, या लेव वाइगोत्स्की का है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होंगे लेव वाइगोत्स्की जी होंगे। क्या होंगे? लेव वाइगोत्स्की जी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने उसकी आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं? ये पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर है, या औपचारिक परंपरागत स्तर है? बताइए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पूर्व परंपरागत स्तर होगा। क्या होगा दोस्तों? पूर्व परंपरागत स्तर होगा। चलिए निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? दोस्तों इसमें हमें संरचनावादी अध्यापक की विशेषता बतानी है। बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना है। दोस्तों इसमें बहुत शब्द लगा है, ठीक है। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, इसमें अकेले हल करना। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, दोस्तों इसमें अर्धकालीन है। ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ये होगा, आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों को अवधारणाओं को समझना और उनमें चुनौतियों करने का मौका मिले। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि के प्रकार को शामिल नहीं किया है? दोस्तों तो क्या उसमें प्राकृतिक बुद्धि को शामिल नहीं किया है, स्थानिक को नहीं किया है, या बोधन को नहीं किया है, या अंतर्वैयक्तिक को नहीं है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा जिसमें हावर्ड गार्डनर से किस बुद्धि को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया है? तो दोस्तों उन्होंने बोधन बुद्धि को अपने सिद्धांतों में शामिल नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। दोस्तों विकास किनसे प्रभावित होता है हमको ये बताना है। तो आनुवांशिकता से विकास प्रभावित होता है, शिक्षा से होता है, संस्कृति से होता है, या सामाजिक नीतियों से होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो विकास है वो इन सभी से प्रभावित होता है। दोस्तों किन से? यानी आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है, शिक्षा से भी प्रभावित होता है, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। इन सभी से हमारा विकास दोस्तों क्या होता है? प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? दोस्तों हमें बच्चों का विकास बताना है कि किस प्रकार से होता है। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से होता है। अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक उभर कर हो आता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों को एक समान दर होता है, या केवल विद्यालयीकरण के कारण बच्चों का विकास होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर
क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? व्यवस्थित रूप से होता है और स्वाभाविक रूप से भी बच्चों का विकास होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक संस्था है और द्वितीयक कारक संस्था क्या है? दोस्तों हमें प्राथमिक कारक संस्था और द्वितीयक कारक संस्था, तो क्या इसमें परिवार और पुस्तकालय हैं, अभिभावक पास आस पड़ोस हैं, संचार परिवार है या नूतन धार्मिक संगठन है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह परिवार और पुस्तकालय होगा। क्या होगा दोस्तों? परिवार और पुस्तकालय होगा। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय परिवर्तन भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? क्या समझ बना लेते हैं दोस्तों? समझ बना लेते हैं। क्या संवेदी गत्यात्मक अवस्था या संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जो चिंतन हमारा कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से चिंतन निर्मित होता है, उस रूप को बताना है। ठीक है ना दोस्तों? तो क्या यह सहज क्रियाओं के द्वारा होता है, स्कीमा द्वारा होता है, संकेत होता है या अवधारणा होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा। तो जो हमारा जो चिंतन है उसका निर्माण या निर्माण कहाँ से होता है? हमारी स्कीमा के द्वारा होता है। किससे होता है दोस्तों? स्कीमा के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसा ही हमारे वीडियो पढ़े दोस्तों आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है दोस्तों। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो कहते हैं कि विकास को कौन आकार देता है? ठीक है ना दोस्तों? तो बताइए यह सामाजिक आनुवांशिक कारक होते हैं या संज्ञानात्मक संस्कृति है या भावात्मक प्राकृतिक कारक हैं या शारीरिक संवेग कारक हैं? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो आप बताइए क्या होगा दोस्तों? तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह होगा हमारा संज्ञानात्मक सांस्कृतिक कारक होगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है दोस्तों? जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है दोस्तों वो किस पे बल दिया है? क्या भाषा पे बल दिए हैं, संज्ञानात्मक द्वंद्व पे बल दिए हैं, सहज क्रियाओं पे बल दिया है या स्कीमा पे बल दिए हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उन्होंने भाषा पे बल दिया है। किस पे बल दिया है दोस्तों? भाषा पे बल दिया है। चलिए नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो दोस्तों जो नैतिक विकास का सिद्धांत है तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो दिया ही है, और इस विकास को किसने दिया है ये बताना है दोस्तों। तो क्या लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है या जीरोम ब्रूनर ने दिया है या जीन पियाजे ने दिए हैं या बीएफ स्किनर ने दिया है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो बताइए, और किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अलावा तो फिर किसने दिया है? दिया है जीन पियाजे महोदय ने। किसने दिया है दोस्तों? जीन पियाजे महोदय ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दोस्तों जो अध्यापक की शिक्षण पद्धतियाँ यानी शिक्षण को पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए तो वह कैसा होना चाहिए? अध्यापक का दृढ़ और जड़ होना चाहिए या लचीला या गैर लचीला होना चाहिए, लचीला और सुनम्य होना चाहिए
या अनजान होना चाहिए। तो जो दोस्तों जो अध्यापक का पढ़ाने का तरीका है, तो उनका जो शिक्षण शास्त्रीय विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? यह होनी चाहिए लचीला और सुनम्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? लचीला और सुगम्य होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? दोस्तों हम बुद्धि लब्धि की और आईक्यू जो परीक्षण होता है, हम बुद्धि लब्धि उसी को हम इंग्लिश में आईक्यू परीक्षण कहते हैं, उसकी हम आलोचना क्यों करते हैं? क्या यह कौशल विस्तृत श्रृंखला को मापने की एक क्षमता है दोस्तों? क्या यह प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव पर ग्रसित है दोस्तों? क्या यह बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन है या संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव पर अतिशय प्राकलन है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, तो जो हमारा आईक्यू या बुद्धि परीक्षण है यह पाश्चात्य किस पे? प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से क्या है? ग्रसित है दोस्तों। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसकी आलोचना करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? तो कौन सी विद्यार्थियों की अधिगम की जरूरतों को पूरा करने में बाधक महसूस होती है? क्या यह सहयोगात्मक अधिगम है या प्राक्कलन व नवीकरण है या उपयुक्त समावेशन है या विभिन्न शिक्षण शास्त्रीय पद्धतियां हैं दोस्तों? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? इसका जो आंसर होगा प्रकथन और नवीकरण होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रकरण और नवीकरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? मूल्यांकन जो है दोस्तों किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बच्चों की अवधारणात्मक समझ की कमियों को पहचान करने के लिए, बच्चों की प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करने के लिए, यह समझने में मदद करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पर निर्भर करता है। बच्चों के बुद्धि लब्धि या आईक्यू परस्पर संबंधित है या पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा बताइए क्या होगा? यह एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होकर चलती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? विभेदित निर्देश से मिलता है, मानकीकृत मूल्यांकन से मिलता है, प्रकरण से मिलता है, नवीकरण से मिलता है? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह किससे होगा? समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है विभेदित निर्देश से मिलता है। किससे मिलता है? विभेदित निर्देश से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षण शास्त्रीय समायोजन करना चाहिए? एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है दोस्तों, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसको भी बच्चे को समझ में आए? क्या दृश्यिक प्रस्तुतीकरण करना चाहिए देखने वाले? क्या सख्त पाठचर्या का पालन करना चाहिए? स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए या मानकीकृत मूल्यांकन का? तो दोस्तों जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं उनको हमें स्पर्शिक संसाधनों का मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि हमको दृष्टिक प्रस्तुत करना, ना सख्त पाठचर्या, ना मानकीकृत। हमें उसको स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, जैसे ब्रेल लिपि। किसको दोस्तों? ब्रेल। ठीक है ना? ये हमारी दृष्टिबाधितों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मीरा मिडिल स्कूल में पढ़ाती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ती है। यह किसका विशिष्ट लक्षण है? सुलीनता का है, पठन वैकल्य का है, अधिगम असह्यापन का है, या लेखन वैकल्य का है? तो दोस्तों मीरा मिडिल स्कूल में पढ़ाती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, तो ये क्या होगा दोस्तों? यह होगा पठन वैकल्य होगा, जो माँ को ना पढ़ती है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों को समझ रखता है और चर्चा में करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्न में से किसको विशेषता है? यह किसकी विशेषता? वह नए विचारों को रखता है और चर्चा भी हमेशा नए विचारों पे करता है दोस्तों, और अलग अलग विचारों को भी वो तरीकों को समझाता है, समझता है। ठीक है। कि यह रचनात्मकता है, अधिगम असहायपन है, आत्मकेंद्रिता है, केंद्रीयकरण है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यह क्या होगी? रचनात्मकता, क्योंकि वह नए नए तरीकों को खोजता है, उनको समझता है, चर्चा करता है दोस्तों। ठीक है ना। शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? अब बच्चों की असफलता को हमें कैसे देखना चाहिए दोस्तों, ये बताना है। तो बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, क्या शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, छात्र और उसके माता पिता को क्षमताओं को प्रतिबिंबित करना, या स्कूल प्रणाली में स्कूल के वातावरण को प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब? तो दोस्तों जो अगर बच्चा असफल हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कारण किसका है? वह कमी किसकी है? वह हमारे स्कूल प्रणाली की है। किसकी है दोस्तों? हमारे स्कूल प्रणाली की कमी है दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया है? क्या प्रश्न पूछने द्वारा, या रटकर स्मरण करना, या खोज विधि, या संवाद विधि? बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा फटाफट अंदाज में। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? रटकर। हमें कभी भी बच्चे को रटने पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसे रचनात्मक रखना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करना चाहिए। बच्चों को सजा दे और बच्चों को सजा दे और माता पिता को ट्यूशन में लगाए, सुनिश्चित कर। नो। बच्चों को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए उसे एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए। बच्चों को सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाए, क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते। तो जो दोस्तों इसका आंसर होगा वह क्या होगा? वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करेंगे, ना कि बच्चे को कमी निकालेंगे, ना उनके माता पिता से कहें कि आप ट्यूशन निकालो। हम अपने स्कूल की गतिविधियों में क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। चलिए।